आज 9 अगस्त है, यानी विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया आदिवासी समाज के जो भूमिका रही देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में और झारखंड आंदोलन में, उसको समर्पित करते हुए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आज मेरे साथ मौजूद हैं रांची की पहली मेयर रमा खलको जी। ये आदिवासी समाज से भी आती हैं और सक्रिय राजनीति में भी हैं। झारखंड में आदिवासी समाज, या कहें कि पूरे देश में आदिवासी समाज की जो मौजूदा स्थिति है, इस पर इनकी क्या राय है और कुछ अहम जो मुद्दे हैं आदिवासी समाज को लेकर, हम इनसे आज जानेंगे और जुड़ेंगे। रमा जी, सबसे पहले आपका लाइव 11 न्यूज़ में स्वागत है। मैडम, सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि आप सक्रिय राजनीति में रही हैं और संवैधानिक पद पर भी रही हैं, आप मेयर रह चुकी हैं। रांची नगर निगम क्षेत्र में जो आपने अपने कार्यकाल में काम किया और जो अभी है, क्या कुछ फ़र्क देखती हैं इसमें? सर्वप्रथम आपके चैनल से मैं विश्व आदिवासी दिवस और आज अगस्त क्रांति भी है उसको, और रक्षाबंधन को लेकर के भी मैं सबों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। आपका जो प्रश्न है कि पहले की रांची और अब की रांची में क्या अंतर है, तो देखिए, जब 2008 में जब चुनाव हुआ था यहाँ पर, बिहार राज्य अलग होने के बाद, उस वक्त नगर निगम की स्थिति कहीं, अगर हम राजस्व की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, तो बहुत कम था और लोग सिर्फ साफ सफाई, पानी की सुविधा, नाली, ड्रेनेज, इसके बारे में लोग सोचते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे मालूम चला कि कई बुनियादी सुविधाएं हैं जो हम जनता को हम सीधे जोड़ सकते हैं, हम दे सकते हैं। लेकिन उस वक्त की और अब की जो फासला रहा है, उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ काम अभी भी, कई काम अधूरे हैं। जैसे रांची शहर है, कोई प्लानिंग से नहीं बना था, उस वक्त भी वही परेशानी है। आज भी आप देखेंगे कि हल्की सी भी बारिश होती है तो पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति होती है। ड्रेनेज की कोई सुविधा नहीं है, अगर ड्रेनेज है भी तो वो ढंग से उसकी साफ सफाई नहीं है, या फिर उसका जो स्लोप होता है वो ढंग से नहीं बनाया गया है। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग के साथ हमको राजधानी रांची, चूँकि उसको बसाना है, और अगर नहीं हो पाया है तो नई राजधानी बनाने की भी बात जो सरकार पिछला बार कर रही थी तो हो सकता था। लेकिन यहाँ पर एक सुधार हुआ है जिसको हम कहते हैं कि सुगम यातायात, जो हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2 फ्लाईओवर लंबे लंबे जो दिए गए, उसके चलते आप देखिएगा कि जो जाम लगता था कांटा टोली में या फिर रातू रोड में, उसमें सुगमता आई है यातायात में। लेकिन न सफाई में आप देख पाएंगे, अभी एक जो आंकड़ा आया था उसमें पूरा देश भर में हम लोगों की स्थिति क्या थी रांची शहर की, आप देखेंगे अहमदाबाद, सूरत वगैरह हमेशा फर्स्ट ले जाता है, अवार्ड जमशेदपुर इवन ले गया, लेकिन जुटको के माध्यम से जो वहाँ सफाई होती है, लेकिन रांची नगर निगम का वो स्थिति नहीं है। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि 2 साल होने जा रहा है, 2-3 साल होने जा रहा है, पूरे 49, अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निकाय की बात करें, नगर परिषद की हम बात करें, तो पूरे झारखंड में 49 है जो अभी चुनाव पेंडिंग है। तो जब तक जनप्रतिनिधि उस संवैधानिक पद पे नहीं बैठेगा तो निर्णय कैसे लेगा कि हमको क्या करना है अपने वार्ड में, हमको कैसे सुविधाएं देनी है अपनी वार्ड में। वहाँ पर तो अफसर की मनमानी चल रही है, अफसर जो चाह रहे हैं हो रहा है। तो ये सबसे ज़रूरी है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव कराए, ताकि जनप्रतिनिधि आने के बाद जो बुनियादी सुविधाएं जनता को देना होता है वो निश्चित रूप से वहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल है। आदिवासियों को प्राकृतिक का संरक्षक कहा जाता है। जल जंगल ज़मीन की हिफाजत के लिए आदिवासी सर्वोच्च अपना योगदान देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आदिवासी समाज आज जो है शोषित समाज की श्रेणी में आ रहा है। क्या कुछ कारण है इसका? देखिए, आदिवासी का चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है, लोग कहते हैं। और अभी भी आप देखेंगे कि पहाड़ों की तराई में और जंगलों में लोग अपना करते हैं, लेकिन पहले से काफ़ी जागरूकता आदिवासियों के बीच आई है। अगर जिस परिवार में शिक्षा आ गया, जिस परिवार में लोग शिक्षित हो गए, बाहर जाके नौकरी पेशा करने लगे, आज उस परिवार को काफ़ी लोग हो गए। लेकिन फिर भी अभी अगर कहेंगे तो 30-40% लोग जो गाँवों की तराई में रहते हैं वो शोषित, वंचित हैं, शिक्षा से दूर हैं,
और माने हर बुनियादी सुविधाएं से वंचित हैं। तो जिसकी संरक्षण की हम बात करते हैं आदिवासियों की, तो आज विश्व आदिवासी दिवस भी है, जिसका एक आज के दिन में एक संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जैसे आपने कहा कि यूएन ने जो संघर्ष लड़ा आदिवासियों को लेकर के, पूरा विश्व का आदिवासियों को लेकर के, और आज उसका एक प्रतीक माना जाता है कि उस संघर्ष का प्रतीक माना जाता है कि हम जीते। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ आज के दिन हमको मतलब उस दिन को याद करते हुए ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि हमें अपने अधिकार को पहचानना है, हर वर्ग को शिक्षित होना है। अगर हर आदिवासी शिक्षित हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, तो मजाल है कि कोई उसको उसके अधिकार से वंचित करे या उसको कोई शोषण करे। आप देखिए, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग नौकरी पैसा करते हैं, जो लोग थोड़ा सा राजनीतिक जागरूक है, सामाजिक जागरूक है, आर्थिक जागरूक हैं, वैसे लोगों पर शोषण नहीं होता है। लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं, तो उनको आज की ज़रूरत है कि अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे संरक्षण में अगर मान लीजिए कि 4-5 ऐसे परिवार हैं जो कि शोषित हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको हम कैसे समाज में मुख्य धारा से हम जोड़ें। अगर हर पढ़ा लिखा इंसान 5 लोगों को, 6 लोगों को अगर वो जिम्मेदारी ले ले कि हम उसको मुख्य धारा से हम जोड़ें, उनको हम हक अधिकार दिलाने की हम बात करें, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा आदिवासी समाज भी मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, और जो बचे हुए लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, और हमारा विकास होगा, हमारी उन्नति होगी, सामाजिक और आर्थिक हमारा भी विकास होगा। मैडम, मौजूदा राजनीतिक परिवेश में सरना धर्म कोड और पेशा कानून ये चर्चा का मौजू बना हुआ है। क्या कुछ आपकी राय है, या फिर आपका स्टैंड इन दोनों मुद्दों पर क्या है? देखिए, पेशा कानून तो लागू होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से और भी राज्य में लागू हो चुका है। सिर्फ झारखंड ही एक अपवाद है जहाँ पर लागू नहीं हो पाया। इसका भी कारण है कि राज्य अलग होने के बाद ज़्यादातर यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, और भाजपा की सरकार होने के चलते उन्होंने पेशा को ठंडी बस्ती पे डाल दिया। चूँकि इस बार हमारा सरकार बना है, और पिछली सरकार में भी ये बातें उठी थी, लेकिन वो सरकार अस्थिर होने के कारण ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नहीं ला पाए थे। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी में हम लोग हैं और सरकार के एक अभिन्न अंग भी हैं, और इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं पेशा को लेकर के, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द पेशा लागू करने के लिए तत्पर है। दूसरी बात है सरना कोड। ये एक अहम मुद्दा है पूरे देश के लिए, क्योंकि आज आप जनगणना प्रपत्र में आप देखेंगे कि उसमें सारे धर्मों का उसमें है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, लेकिन जो मूल आदिवासी हैं, जो जिसकी आबादी आज देश में अगर कहे तो 13, 14, 15 करोड़ लगभग की स्थिति में है, उसको राष्ट्रीय पहचान नहीं मिल चुका है। अगर आप झारखंड की बात भी करें तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी संख्या में 14-15 लाख की संख्या में हम लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, उड़ीसा आप चले जाइए, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मेघालय है, मतलब देश के हर कोने में मूल आदिवासी आज बसे हुए हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं। तो सरना कोड चूँकि एक शब्द को लेकर के जो विवाद है, ये केंद्र सरकार भी जानती है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो इसको तुरंत लागू कर सकती है, करवा सकती है, लेकिन उसकी मंशा साफ है। वो कहती है कि मैं आदिवासी का मैं भला करता हूँ, लेकिन आदिवासी की अगर आप भला करते हैं तो ये जो सरना कोड की जो डिमांड हो रही है, इस पर आप परिचर्चा करके आप इसको आप कर सकते हैं। जाति जनगणना की जो बात हो रही है, अभी माननीय राहुल गांधी जी ने सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने आवाज़ उठाया, लोग हंसते थे, भाजपा के लोग उसको हंसते थे, लेकिन आज मजबूरन आज संसद में मतलब उसको पेश करके कहा गया कि जाति जनगणना होगी। उसी प्रकार अगर वो चाहेंगे तो सरना कोड पर वो बात कर सकते हैं, और सरना कोड मुझे लगता है कि लागू होने से जो मूल आदिवासी है उसका मेन अधिकार, मेन हक, संवैधानिक जो अधिकार है उसको मिलेगा और उसका विकास होगा। मैडम, आप संवैधानिक पद पर रह चुकी हैं, ज़मीनी स्तर पर आपने खूब संघर्ष किया है, और कहीं न कहीं उसका जो है आपको फल मिला है, जिसका कारण है कि आज आप कहीं न कहीं आदिवासी समाज की जो युवतियाँ हैं आइडियल के तौर पर देखी जाती हैं। आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज और विशेष तौर पर आदिवासी युवतियों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? देखिए, मैं आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे मैं हर महिला, हर आज की जो युवतियां हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के जो आधुनिक जीवन है, उस आधुनिक जीवन को आप अपनाएं, लेकिन आधुनिक जीवन को त्याग करते हुए आप शिक्षा पे ज़्यादा जोर दें। और जो हम लोग हर बात पे जो बहुत खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, देखते हैं, झूमते हैं, ये भी आप कीजिए, लेकिन साथ साथ समाज, परिवार, संस्कार जो हमें हमारे पूर्वज जी जो हमें दिया है,
और उसको लेते हुए अगर हम चलेंगे और शिक्षा पर हम ज़्यादा जोर देंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि आने वाले समय में जो भी हमारी युवतियां हैं, जो भी हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, जिसके कंधे पे समाज का भार है, वो समाज को विकसित कर सकते हैं, समाज को शिक्षित कर सकते हैं, समाज को आगे ले सकते हैं। देखिए, आदिवासी हमेशा तीर धनुष की बात करता है। मैं कहती हूँ कि आप तीर भी चलाओ, कलम भी चलाओ, आप जंगल भी जाओ, विद्यालय भी आप जाओ, तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि आज कुछ भी होता है, अगर आप देखिएगा कि अगर कोई उत्सव हम मना रहे हैं तो हमारे युवक युवतियाँ पूरा धूमधाम से, धूम धड़ाका के साथ में सिर्फ नृत्य में, आधुनिक पश्चात सभ्यता में लीन रहती हैं। लेकिन जहाँ पर अधिकार की बात होती है, जहाँ पर किसी सेमिनार की बात होती है, संवैधानिक बात को अगर हम बताने की बात करते हैं तो उनकी उपस्थिति नगण्य होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपने मौलिक अधिकार, अपने आदिवासी के अधिकार और विश्व आदिवासी के मायने क्या हैं। मायने यही है कि हमें अपना धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन्नति को कैसे हम करें, कैसे हम अपने समाज को विकास की ओर लाएं। तो सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा, जागरूकता, ताकि हम अपने मौलिक अधिकार और अपने समाज को विकास कर सकें। तो यही हमारा मैसेज है कि इसमें संकल्प लें और संकल्प लेकर के आने वाले समय में आप निश्चित रूप से इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर होगा। बेशक अपने भूतकाल के अनुभवों, वर्तमान की मौजूदा परिस्थिति को संतुलन में करते हुए, संयोजन करते हुए, पूर्व में रमक हल्कों ने भविष्य को लेकर जो संदेश दिया है समाज को, अगर उस पर जो है समाज की युवतियाँ, समाज के लोग अमल करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि भविष्य उनका जो है उज्जवल होगा।